नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का लिया गया निर्णय। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए सीएचसी मारकंड सिविल अस्पताल के अपग्रेड के उद्घाटन पर उठाए सवाल। बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा 7 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर सदर को देंगे करोड़ों की सौगात। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के जन्मदिवस पर शिमला में कांग्रेस ने कैंसर अस्पताल में फल और जूस बांटकर उनकी लंबी उम्र की कामना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल में इंडोर क्षमता के 50% के साथ ही कार्यक्रम हो पाएंगे। इंडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम और लंगर बंद रहेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्कूल अभी बंद है, जरूरत हुई तो इस पर भी आगामी दिनों में फैसला लिया जाएगा। 30 सितंबर 2021 तक शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने सेवा के 11 वर्ष अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतनभोगी के रूप में 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसमें से 1782 जलवाहकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ इंडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल इत्यादि में इंडोर क्षमता के 50% लोगों को ही अनुमति देने का निर्णय लिया गया। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान जो कोविड-19 की स्थिति है उस पर विस्तृत प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। कोविड-19 के एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी जो है वो नोटिस की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 800 से अधिक केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस के हो गए हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने कुछ एक विषयों पर जो है वो निर्णय लिए हैं, जिसमें रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा प्रदेश में। इसके अलावा सारे प्रदेश भर में जो इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, स्पा हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, स्टेडिया हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं और लंगर हैं, जो गुरुद्वारा इत्यादि में कहीं भी होता है, इन पर जो है वो कंप्लीट जो है बंदिश रहेगी, प्रतिबंध रहेगा, ये नहीं खुलेंगे। और मंत्रिमंडल ने
जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें भी जो है वो जितनी इंडोर कैपेसिटी है उसके 50% पर ही वो हो सकेगी, उससे अधिक जो है वो उस हॉल में नहीं हो सकेगी। चाहे ये मैरिज प्लेसेस हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं, किसी प्रकार की गैदरिंग। वैक्सीनेशन जो अब 15 साल से 18 साल के युवाओं को जो है वो दी जा रही है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो अभी 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन 50% से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लगभग इस टारगेट जो एज ग्रुप है इसमें 4.5 लाख के लगभग जो हैं वो युवक हैं, उनमें से 2 लाख से अधिक को जो है वो 3 दिन में वैक्सीनेशन हो गई है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज जो हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम वाटर कैरियर थे शिक्षा विभाग में, जिनके जो हैं वो 11 साल पूरे हो गए हैं, 7 साल पार्ट टाइम के और 4 साल डेली वेजर पे। ये पीरियड पहले 14 साल हुआ करता था, 8 साल पार्ट टाइम और 6 साल डेली वेजर, जो जयराम सरकार ने जो है घटा करके 11 साल कर दिया है। उसके कारण जो है वो 30 सितंबर 2021 को जो 11 साल की सर्विस पूरे कर चुके हैं उनको जो है वो रेगुलराइज करने का निर्णय लिया है, और इसमें लगभग 1782 वाटर कैरियर्स को लाभ होगा रेगुलराइजेशन का। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 129 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। वन विभाग में 129 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के सृजित करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत मुरग, शरण, कंडा और बख्शियाड़, ये अभी तक डेवलपमेंट ब्लॉक गोहर में थे, इनको जो है वो अब डेवलपमेंट ब्लॉक सिराज में जो है जंजैहली में है, उसमें जो है वो परिवर्तित करने का जो है वो निर्णय लिया है। मतलब पहले गोहर में थे, अब ये सिराज ब्लॉक में जाएंगे। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में बड़ा गांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोली दाता मेसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई दीपा रोशन लाल शाही को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देगी और ये राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिमंडल ने जो कल्चर सेंटर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट एट बड़ा ग्रां मनाली क्षेत्र में है कुल्लू जिला के, उसको जो है वो अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए बिडिंग के आधार पर, मतलब ऑक्शन के आधार पर जो है वो सक्सेसफुल जो बिडर हैं मेसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, दीपा रोशनलाल सही कंसोर्टियम जो है इनका दोनों का, उनको जो है वो ये सक्सेसफुल बिडर के आधार पर जो है वो अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए दिया है। जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए होगा, और इसके साथ साथ जो है वो आर्ट और क्राफ्ट का जो है वो एक सेंटर जो है वहाँ पर बनेगा। इस बात को ध्यान में रख करके ये दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय परिवहन लॉजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो है वो बढ़ाने के लिए और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसके लिए अच्छा हो, इसके लिए निर्णय लिया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HPRIDC जो अभी भी है उसे जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी तक वो सरकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होगा तो उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में रह सकते हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के पास इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ जो है वो आदि बद्री डैम जो सोम नदी के ऊपर जो है वो बनेगा, जिसको सरस्वती नदी के साथ जो है लिंक किया जाएगा, ये सिरमौर जिला में है। इसके लिए जो है MOU करने का जो है निर्णय लिया है। इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बनाएगा, 240 करोड़ का खर्चा हरियाणा देगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की लैंड और जो नाले हैं वो इसमें जिसमें पानी है वो इसमें यूज़ होगा। तो ये सरस्वती नदी का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा का है उसमें हिमाचल प्रदेश की भागीदारी होगी और इससे जो है वो वाटर रिचार्जिंग होगी, पेयजल भी और सिंचाई का जल भी इसमें जो है वो मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया। फिर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पंडोह का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में जो है वो अपग्रेड कर दिया जाए और कोट जो है मंडी जिला में ही इसको जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाए और इसके लिए 9 पद जो है वो अलग अलग दोनों स्थानों पर जो है वो सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मंडप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें। फिर मंडी जिला के रिवालसर में जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसको जिला हॉस्पिटल में जो है वो अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 20 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के सृजित किए जा रहे हैं। फिर डेहर में जो 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसे 40 बेडेड सिविल हॉस्पिटल में जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाह जो है मंडी ज़िला में इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए 20 पद जो हैं वो अलग अलग पद कैटेगरी के सृजित किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्टी चमियाड़ा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के 7 पद भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में जिला चंबा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के स्वास्थ्य उपकेंद्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिला के ही हेल्थ सब सेंटर है राजगढ़ में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसको जो है वो अपग्रेड किया जाएगा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गगड़ में मंडी ज़िला में ही, इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है परिवर्तित किया जाएगा। सोलन जिला के बागा में है, वर्की तहसील में है, वहाँ पर जो है वो हेल्थ सब सेंटर है उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो अपग्रेड किया जाएगा।
गलवान हेल्थ सब सेंटर है उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और पीपली में जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो खोला जाएगा। ये मंडी जिला में है। बनी खेत जो है चंबा जिला में, वहाँ पर जो है वो एक अशरनाग मेला होता है, उसे जो है वो जिला स्तरीय मेला का जो है वो स्तर प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि आईजीएमसी में शिमला में और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में सीधी भर्ती के द्वारा जो है वो 7 पद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो है वो भरे जाएं। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने सीएससी मारकंड को सिविल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करके उसके उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 50 लाख की लागत से सीएससी भवन का उद्घाटन उन्होंने खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते किया था। मौजूदा सरकार ने इस पर एक नया पैसा खर्च नहीं किया। स्थानीय प्रीतिगृह में पत्रकारों से बातचीत में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल स्तुरनत सिविल अस्पताल गसौड़ का उद्घाटन कर गए, लेकिन वास्तविकता क्या है जनता इसे भली भांति समझती है। बुधवार को परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल स्तरोन्नत सिविल अस्पताल गसौड़ का उद्घाटन कर गए। उनके अनुसार पिछले 4 वर्षों में इस पर 6.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उनका ये दावा झूठ के पुलिंदा के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हकीकत में 6.50 करोड़ से निर्मित सीएचसी मारकंड का उद्घाटन उन्होंने खुद स्वास्थ्य मंत्री के रहते किया था। मौजूदा सरकार तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करें कि पिछले 4 सालों में पैसा कहां खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष से अधिक समय पहले इसे 50 बिस्तरों की क्षमता का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। 28 जुलाई 2019 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन सिविल अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों, नर्सों व अन्य स्टाफ के साथ कई तरह के टेस्ट की सुविधाएं होती हैं, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद भी मारकंड में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब चुनावी वर्ष में उद्घाटन करके घटिया राजनीति की जा रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 4 वर्षों में 1600 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। इस तरह के दावे वे अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये बताने की जहमत नहीं उठाते कि उक्त नियुक्तियां कहां हुई हैं। उन्होंने कहा कि अकेले बिलासपुर जिला की बात करें तो मुख्य अस्पताल में भी कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली हैं। सरकार के नुमाइंदे और भाजपा नेता कोठीपुरा एम्स का श्रेय बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसे बिलासपुर में खोलने का मुख्य श्रेय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते कैबिनेट की मीटिंग में इसे बिलासपुर में खोलने को मंजूरी दी गई थी। झूठ बोलकर भाजपा का भला नहीं होने वाला है। सेंटर बनाता हूँ, लेकिन पोस्ट सैंक्शन क्या करी। ये है ऑर्डर के द गवर्नर हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू create post of upgrade the primary health center to community health center and post created 1 nurse और एक कोई कंप्यूटर चलाने वाला लड़का और एक क्लास 4 जो है ये पोस्ट ने दी। 4 पोस्ट ने सैंक्शन करी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, नो पोस्ट ऑफ डॉक्टर। अब आप बता दीजिए, यही जुखाड़ा का हाल है। जुखाड़ा के लिए भी ये दे रखा है कि जी ये अपग्रेड हो गया, और ये भी 2 सालों के बाद, अनाउंसमेंट के 2 सालों के बाद ये किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात देने के लिए 7 जनवरी को बिलासपुर पधार रहे हैं। उनके दौरे को सफल बनाने के लिए सदर मंडल भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। सदर हलके के विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि 7 जनवरी को कंदरौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में जनसभा होगी, जहां मुख्यमंत्री 207 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। उन्हें बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री बिलासपुर सदर के लिए कई नई घोषणाएं भी करेंगे। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री का बिलासपुर दौरा पहले भी तय हुआ था, लेकिन उस समय
मौसम खराब रहने की वजह से दौरा स्थगित हो गया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री का बिलासपुर दौरा तय हुआ है, जिसके तहत 7 जनवरी को मुख्यमंत्री बिलासपुर आकर करोड़ों की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग की 70.39 करोड़ लागत की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास होंगे, तो वहीं 19.326 करोड़ लागत की गोविंद सागर झील से प्रस्तावित मल्यावर पेयजल स्कीम की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ 11.17 करोड़ की लागत की कोल डैम से पेयजल स्कीम का शिलान्यास होगा, जिसके तहत धारट, टोह, द्रोबड़, सोलंग, पंचगाई, धौनकोटी और आसपास क्षेत्र की आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग की हर घर नल स्कीम पर 5.17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ही मटियाल में 1.37 करोड़ की उठाऊ सिंचाई योजना, 5.17 करोड़ की मल्यावर उठाई सिंचाई स्कीम और 5.18 करोड़ की उठाऊ सिंचाई योजना निचली भटेड़ की आधारशिलाएं रखी जाएंगी। इसी तरह शहर में काला बाबा कुटिया के समीप 70 लाख की लागत से नवनिर्मित बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 82.62 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी के विभिन्न भवनों का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसी तरह वर्ल्ड बैंक फंड से 29.50 करोड़ की लागत से रघुनाथपुरा, मंडी, मांडवा व भराड़ी सड़क डबल लेन होगी, जिसे 4 लेन से कनेक्ट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया था पिछली बार बारिश के कारण, तो वही प्रोग्राम या 7 तारीख का कार्यक्रम, और इस 7 तारीख के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी 10 बजे बिलासपुर के लिए और बिलासपुर पहुंचेंगे। तो 10 बजे या कंदरौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसमें 207 करोड़ की हमारी जो स्कीम्स हैं और जो वो उनका लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे, जिससे बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के काम हैं, कोरोना काल में भी वह रुके नहीं हैं, उन कामों का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे और कुछ घोषणाएं भी करेंगे जो बिलासपुर के लिए और बिलासपुर के लोगों की तरफ से डिमांड है, तो वह घोषणाएं भी करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम बिलासपुर के लोगों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि 7 तारीख को वह कंदरौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी सुने और हिमाचल प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी नीतियां और हमारी केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको भी मुख्यमंत्री के माध्यम से लोगों को जानकारी भी देंगे और वह कितनी स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स, योजनाएं, उनका विवरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिमला के कैंसर अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को फल और जूस वितरित किए। हिमाचल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आनंद शर्मा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और ईश्वर से उनकी दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा के जन्मदिवस के मौके पर शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी ने कैंसर अस्पताल शिमला में फल एवं जूस वितरित कर आनंद शर्मा का जन्मदिवस मनाया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि आज आनंद शर्मा का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस पर कैंसर अस्पताल में मरीजों को फल और जूस वितरित कर उनकी दीर्घ आयु और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। आज हमारे परम आदरणीय महबूब नेता श्री आनंद शर्मा जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज हमने कैंसर हॉस्पिटल में जो यहाँ मरीज हैं उन्हें फ्रूट्स और जूस बांटे हैं। देखिए, हम भगवान से कामना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु प्राप्त करे और आने वाले वक्त में जैसा कि आनंद शर्मा जी ने आज तक इस कंट्री को दिया है, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं, हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह लोगों के लिए सेवा करते रहें और परमात्मा उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। देखिए, आनंद शर्मा जी आपको जैसे पता ही है शिमला से संबंध रखते हैं और जिस जिस मंत्रालय में वो रहे,
चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे, तो जो हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट ऑफिस हैं, चाहे शिमला में है, चाहे धर्मशाला में है, चाहे सब पासपोर्ट ऑफिस खुले हैं, ये उन्हीं की देन है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो जब वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे तो इस स्टेट को दी, जैसे फूड पार्क और कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस प्रदेश को उन्होंने उपलब्ध करवाई जब वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना और इसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश की सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि लोग घबराए नहीं, बल्कि कोविड से बचाव को लेकर जारी नियमों का पालन करें। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 जो थी, कोरोना जो हम कॉमनली जानते हैं, WHO ने महामारी जो है वो घोषित करके रखी हुई है। ये मार्च 2020 था, उसके बाद से हमारे हिमाचल प्रदेश में केसेस आने शुरू हुए। तो जैसे कि हम पहले भी मीडिया के माध्यम से लोगों को बताते रहे हैं कि ये जो वायरस है ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने का तरीका था जैसे कि वो 2 गज की दूरी बनाना, मास्क को लगाना है और हाथों की साफ सफाई रखना। और फिर धीरे धीरे हमने ये सीखा कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे जाने का परहेज़ करना। अगर आपको ज़रूरी कार्य नहीं है तो वैसी जगहों को आप अवॉइड करें। और जहाँ तक अभी हालिया में ही हमने देखने में ये आया था कि हिमाचल प्रदेश में जो केसेस थे वो 40, 50 या 100 के भी नीचे केसेस रह रहे थे। और अब जो पिछले 3 दिन से लगातार केसेस, जैसे कल ही 250 के लगभग केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। तो ये एक हिंट है कि जो केसेस की संख्या है वो बढ़ने लगी है। तो बाकी जो इस वक्त भारत सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है। एक कोरोना का ही स्वरूप आया है जिसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। तो लोगों में गलतफहमी ये फैल रही है कि ये नया वायरस है। ये नया वायरस नहीं है, ये कोविड जो मूल रूप है वो कोविड-19 या कोरोना वायरस ही है। तो उसने अपनी संरचना में थोड़ा सा बदलाव करके एक नया स्वरूप जो है वो हमारी सोसाइटी में संक्रमण के लिए फैलाया है। तो उसको हम ओमिक्रॉन का नाम दिया है। और उसका जो एक चिंता वाला पहलू ये है कि उसका जो संक्रमण दर है, इन्फेक्टिविटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 30 के लगभग है, 3 गुना है। जो हमारा पिछला वेरिएंट था डेल्टा प्लस, उसमें एक जो इन्फेक्टेड पर्सन था 10 से 20 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। जबकि ये जो ओमिक्रॉन है, ये एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो वो 30 से 60 लोगों में जो है बीमारी फैला सकता है। तो इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। और अभी तक ये सामने आया है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो उतने गंभीर नहीं है। परंतु लापरवाही इसलिए नहीं कर सकते। ये एक बात अगर मीडिया के सामने मैं लोगों को और समझाना चाहूँ तो इसकी रेप्लिकेशन को रोकना, इसके फैलाव को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फैलाव को नहीं रोकोगे, संक्रमण को नहीं रोकोगे, तो आपने ये देखना कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर ये दूसरी लहर की तरह फैलता है तो एक और म्यूटेंट, एक और नया जो इसका स्वरूप है वो सामने आ जाएगा। ये अपनी संरचना फिर से बदल लेगा अगर ये दूसरी लहर की तरह फैलता है। अगर इसका इंडिया में एक और स्वरूप सामने आता है, एक और वेरिएंट सामने आता है नया वाला, तो वो बहुत चिंताजनक हो जाएगा और वो स्वरूप हो सकता है कि बहुत घातक हो। देखिए, जो वैक्सीनेशन है, हमने बार बार ये लोगों से मीडिया के माध्यम से हमेशा लोगों को समझाया है कि एक वैक्सीनेशन जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, तो पोलियो वैक्सीन जो है वो लोगों को बीमारी से बचाती है। जो वैक्सीनेशन का सही वाला रूप होता है, तो पोलियो जो है वो लोगों को बीमारी से बचाती है। जैसे टेटनस है या डिप्थीरिया है, वो वैक्सीन बीमारी से बचाती हैं। परंतु जो कोविड वाली वैक्सीन बनी है, ये इमरजेंसी में वैक्सीन बनी है, ये बीमारी से बचाती नहीं है, बल्कि
उसकी गंभीरता से बचाती है। अगर आपने वैक्सीन लगा ली ही है तो आपको संक्रमण हो सकता है, परंतु ये देखा गया है कि अगर आपको वैक्सीन के बाद संक्रमण हो रहा है तो उसके लक्षण जो हैं वो बहुत हल्के स्तर के हैं और आप 3-4-5 दिन जो है रेस्ट करके सामान्य दवाई खाकर जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीन का बेसिकली ये है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो टारगेट एक मिला था 100% अचीव, जो हमने फर्स्ट डोज में भी किया और सेकेंड डोज में भी 100% टारगेट अचीव किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की NSY इकाई ने छात्र हित से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए आवेदन फीस को कम करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। NSY के प्रदेश उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन भर्तियों के नाम पर प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगारों को लूटने का कार्य कर रहा है। नौकरियों के लिए आवेदन फीस 2000 और 1200 रुपये वसूली जा रही है। NSY ने आरोप लगाया कि आम छात्रों से पैसे वसूले जाएंगे, जबकि खाली पदों पर भर्तियां केवल भाजपा और RSS से जुड़े लोगों की ही होगी। आप सभी ने देखा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जिस तरह से नॉन टीचिंग के लिए जिस तरह की पोस्टें निकाली है, जो एडवर्टाइज करी है, और उसके लिए जो आप सभी ने देखा, आप सभी आवेदन करना भी चाहते हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि जो आवेदन फ़ीस है वो 2000 रुपये रखी गई है। जो आपका C और D क्लास की जो ग्रेड है क्लरिकल के लिए, उसमें 1200 रुपये फ़ीस रखी गई है। पहले भी इन्होंने 1200 रुपये ली है। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के छात्र समुदाय को, उनके परिजनों को लूटने का कार्य ये निकम्मा प्रशासन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश का तानाशाही कुलपति कर रहा है। आप सभी इस बारे में विचार करिएगा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक तरफ से ठेकेदारी प्रथा चरम सीमाओं पर है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदारों को पैसा खिलाया जा रहा है और शिक्षा की गुणवत्ता को ख़त्म किया जा रहा है। जब नौकरियाँ देने की बात आती है तो छात्रों से ही 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस को वसूला जा रहा है, जो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि आज जो यहाँ पर कुलपति की तानाशाही है, विश्वविद्यालय की प्रशासन की जो तानाशाही है वो हम देख रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। प्रदेश सरकार तो बिल्कुल ही गूंगी बहरी हो चुकी है। छात्र समुदाय को बिल्कुल फीस के बोझ के तले डुबा लेना चाहते हैं। आम गरीब परिवारों के छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए, जो एक काबिल छात्र जो नौकरियां पाना चाहता है, किस तरह से इस फॉर्म आवेदन की फ़ीस को भरेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर पोस्टें क्रिएट करी गई है, यहाँ पर सभी बिल्कुल जितने भी पोस्टें यहाँ पर भरी जाएगी वो या तो वाइस चांसलर के भाई भतीजावादी यहाँ पर आएगा, या फिर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पोस्टों पे बैठे हुए हैं, जिस तरह से PhD में इन्होंने अपने प्रवेश करवाया है, उसी तरह से ये जो जितनी भी यहाँ पर पोस्टें उन बच्चों वो अपने भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ही इस विश्वविद्यालय में जितनी भी पोस्टें निकाली गई है यहाँ पर उनको भरा जाएगा। आप सभी से मात्र आप सभी का इसलिए यूज़ किया जा रहा है ताकि आप 2000 फीस दें, 1200 रुपये फीस दें, और आप विश्वविद्यालय का जो इन्होंने ठेकेदारों को पैसा देना है वो पैसा आपके ज़रिए इकट्ठा और वहाँ दिया जाए, और विश्वविद्यालय में जो पोस्टें क्रिएट करी गई है उनको वहाँ पर नौकरियों में अपने परिवारजनों को लगा सके, अपने रिश्तेदारों को लगा सके। ये मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी आवाज़ बनिए। NSY सदैव छात्र हितों की आवाज़ बनते आ रही है। NSY मांग करती है कि इस फीस को कम कर दिया जाना चाहिए, 500-600 रुपये फ़ीस होनी चाहिए, और एक सार्वजनिक तौर से एंट्रांस किया जाना चाहिए और किसी तरह की धांधलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC की संपर्क सड़क धंसने से अब अस्पताल के MRI और न्यू बिल्डिंग को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लक्कड़ बाजार से IGMC जाने के लिए यह एक संपर्क मार्ग है। वहीं अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़क निर्माण से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के MRI, न्यू बिल्डिंग और फ्लू OPD को जाने वाली सड़क भूस्खलन के कारण पूरी तरह टूट चुकी है, जिस कारण आने जाने वाले डॉक्टर्स और मरीजों, खासकर कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को कोविड वार्ड तक ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि IGMC अस्पताल के समीप एक पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते यहां खुदाई की जा रही है। खुदाई अधिक होने के कारण ये वाकया पेश आया है।
हालांकि आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। इस विषय पर जब आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इस विषय पर अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मार्ग के बाधित होने से भारी परेशानियों का सामना मरीजों और डॉक्टरों को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट आते ही मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो घटना थी लैंडस्लाइड की, ये इसी रविवार को सुबह 7 बजे हुई थी और 7 बजे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनकराज ने, मैंने सुबह एसटीओ पीडब्ल्यूडी और एक्शन पीडब्ल्यूडी ने, हमने तकरीबन 10 बजे जो है वो राउंड किया था और ये पाया कि ऊपर वाले रोड में जो है काफ़ी जो बचा हिस्सा है दरारें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऊपर पेड़ भी हैं, तो वो रास्ता किसी को चोट ना लगे कुछ, वो रास्ता हमने बंद किया है और पीडब्ल्यूडी से ये मैटर जो है वो टेकअप कर लिया है प्रिंसिपल ऑफिस के थ्रू। तो पीडब्ल्यूडी वाले ये ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या वहाँ से कटाई करके दूसरे वाला रास्ता निकाला जा सकता है कि नहीं। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु क्योंकि हमारा मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है, आगे रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल है, फिर सीटी स्कैन का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो, तो ये काफ़ी व्यस्त रोड है और हमें कोविड-19 की लहर के दौरान यहीं से ही मेन जो कोविड के पेशेंट हैं हम उनको बेसिकली, क्योंकि नॉन कोविड हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो कोविड-19 वाला जो पेशेंट है हम दूसरे रास्ते से उनको भेजते हैं। तो ऑब्वियसली ये महत्वपूर्ण है कि इस रास्ता जो है वो चालू स्थिति में रहे। तो पीडब्ल्यूडी की जैसे रिपोर्ट आती है तो इस पर तुरंत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। राजधानी में घरों के ऊपर खतरा बने पेड़ों से शहरवासियों को बर्फबारी से पहले राहत मिलने की कम उम्मीद है। हालांकि इसके लिए महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता वाली ट्री अथॉरिटी कमेटी ने अधिकतर वार्डों का दौरा कर खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर लिया है। इन्हें काटने की अंतिम मंजूरी सब कमेटी से ली जाएगी। मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि बर्फबारी से पहले आवेदनों का निरीक्षण किया गया है। जाखू, छोटा शिमला और पंथाघाटी वार्ड का निरीक्षण होना भी बाकी है। वहीं मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में शहर में खतरा बन चुके पेड़ों को बर्फबारी से पहले काटने की उम्मीद अब ना के बराबर है। आप देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से हम जो है पेड़ इंस्पेक्शन कर रहे हैं वार्ड वाइज। बरहाड़ी से हमने वार्ड नंबर 1 से शुरू की और वहाँ से कैथू वगैरह, एनाडेल जो भी है, समर हिल और रामनगर और सभी जगह, संजोली वगैरह और कनलोक, खलीनी और न्यू शिमला, ये सब हमने जो है इसकी जो जहाँ भी ड्राई पेड़ थे उनकी इंस्पेक्शन की है। कई लोगों का था मानना था कि यहाँ पे टेनों की परमिशन मांगे, उनको इंस्पेक्शन करिए और समय समय पर जैसे हमारे केस रिकमेंड हो जाते हैं ऐसे हम सब कमेटी को भेजते हैं। अब 2-4 वार्ड ही ऐसे रहे हैं, जैसे आपका जाखू है, छोटा शिमला है और पंथाघाटी है, तो इसमें आज और कल भी हम जो है इंस्पेक्शन करना चाह रहे थे और जैसे ही मौसम साफ़ होता है हम तुरंत जो है इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। जो हमें खतरनाक पेड़ होंगे या टहनियाँ होंगी जो सब रिकमेंड करके सब कमेटी को भेजेंगे। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने निर्देश दिया है कि जब भी हम मतलब इंस्पेक्शन हमारी हो जाती है तो उसके बाद तुरंत बाद जो है सब कमेटी को भेजा जाए। आपको बताइए कि पहले तो कैबिनेट में जाते थे, बड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी है, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है जिसके वो खुद भी मेंबर है, 3 मेंबर की बनाई है। बहुत इजी प्रोसेस है। तो उसके लिए जैसे हम जो है रिकमेंड करके केस भेजते हैं सब कमेटी के लिए, वो भी तुरंत इसमें जो है एक्शन लेते हैं। देखिए, हमने सब कमेटी को भेज दिया है। मैं समझती हूँ सब कमेटी बहुत जल्दी एक मीटिंग फॉर्म करेंगे और इसको जो सैंक्शन दे देंगे। और जो हमारे थोड़े से पेड़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि छोटा शिमला और जाखू में और पंथाघाटी के, ये भी अगर मौसम आज साफ हो जाता है तो हम शायद लंच के बाद भी कर सकते हैं। अगर मौसम साफ नहीं हुआ, जैसे मौसम साफ होता है, इन 3 वार्डों का भी हम इंस्पेक्शन करेंगे और सब कमेटी को सारे केस भेज दिए जाएंगे। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन की हिमाचल राज्य इकाई की बैठक दाड़लाघाट में हुई। बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय उप सचिव आर लक्ष्मैया विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श करके फैसला लिया गया कि आगामी 23 व 24 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पूरी तरह समर्थन करेगा और फेडरेशन से जुड़े लोग भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। आज हिंदुस्तान में परिवहन सेक्टर का हालत बहुत खराब हो गया। कारण है
तीन कारण है। एक है डीजल का दाम। केंद्रीय सरकार 2020 में 2 बार 1 लीटर डीजल के ऊपर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर दिया, ये एक है। दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम ये 7 साल में डबल हो गया, ये दूसरा है। और तीसरा है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, इसी के ऊपर जो सारा बर्डन केंद्रीय सरकार ने एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर रख दिया। और पूरा हिंदुस्तान में हर एक राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन घाटे में है, वो खत्म करने के लिए, सारा ट्रांसपोर्ट को खत्म करने के लिए ये सरकार काम कर रहे। इसी के खिलाफ ये फरवरी 23 और 24 2 दिन पूरा हिंदुस्तान में परिवहन बंद करने के लिए हम निर्णय लिया। ये परिवहन सेक्टर के लिए नहीं, ये देश के हित के लिए, ये लोगों के हित के लिए ये निर्णय लिया। वो हम अपील कर रहे पूरा लोगों के लिए, ये फरवरी 23 और 24 का हड़ताल सफल करने के लिए मदद कीजिए, ये हमारी मांग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2022 सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र शिमला के निदेशक जोगेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जो उम्मीदवार नए सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इग्नू की आधिकारिक साइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं इग्नू द्वारा दिसंबर 2021 की टर्म एंड परीक्षाओं का आयोजन भी 20 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जाएगा, जिसके लिए 27 परीक्षा केंद्रों का भी चयन कर लिया गया है। आजकल जो है इग्नू में फ्रेश एडमिशन जनवरी 2022 सेशन के लिए चल रही हैं। इसमें डिफरेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। उसके लिए जो है वो आजकल एडमिशन चल रही है और ये एडमिशन जो है ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन के लिए जो इसके लिए एडमिशन के लिए लिंक है वो इग्नू की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उस पर ये लिंक उपलब्ध है। और इसकी जो लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने फिक्स करी है वो 31 जनवरी 2022 अप्लाई करने के लिए ये डेट रखी गई है। इसी के साथ जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन भी आजकल चल रही है। री रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में पहले से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है वो री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो उसकी भी आजकल जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है और ये भी ऑनलाइन होगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2022 तक जो है वो यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2021 जो जनवरी 20 से प्रारंभ होंगे ये परीक्षाएं जो हैं, और उसके जो हॉल टिकट्स हैं नेक्स्ट वीक तक जो है वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी और ये 20 जनवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी और फरवरी 23 तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इसके लिए प्रदेश भर में जो अध्ययन केंद्र हैं हमारे, वहाँ पर हमने 27 जो है वो एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो इसके लिए बनाए हैं। इसके अतिरिक्त जो जुलाई 2021 में हमारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसे MBA में, BCA, MCA, PG, DCA में, उनके लिए आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है और उसका शेड्यूल जो है वो शेड्यूल इग्नू रीजनल सेंटर शिमला की वेबसाइट पर अवेलेबल है और अध्ययन केंद्रों को भी हमने भेजा है। तो ये सपोर्ट आजकल हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं। संडे 9 जनवरी 2022 को एक एलुमनाई मीट हमने रखी है और उस मीट में जो है जो पहले से पास आउट स्टूडेंट्स हैं इग्नू से, उनके लिए ये मीट रखी है और इसके लिए जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो भी इग्नू रीजनल सेंटर शिमला की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस मीटिंग में जो है वो इग्नू के जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं या दूसरे अथॉरिटीज़ हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, उनसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उन इंटरेक्ट करें, अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको साझा करें और इग्नू से
कार्यक्रम करने के बाद उनको जो बेनिफिट हुआ है या जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके लिए वो बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ये संडे को ये मीटिंग आयोजित की गई है। जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद हम मीटिंग का लिंक जो है उन स्टूडेंट्स को भेजेंगे ताकि वो उस मीटिंग में शामिल हो सके और अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सके। राजकीय संस्कृत परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज शैल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास ओक ओवर पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम देने के बारे में मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिया गया है, लेकिन हिमाचल में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है। डॉक्टर मनोज ने कहा कि यदि बजट सत्र में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राजकीय संस्कृत परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। बुधवार को हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला, जिसके बाद परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार शैल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने वाले शास्त्रियों को टीजीटी पदनाम नहीं दिया जा रहा, जबकि 1985 से ये मांग सरकार के समक्ष उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज वे इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा और शास्त्रीय टीजीटी और हिंदी टीजीटी पदनाम देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शिक्षकों को तो सरकार ने टीजीटी पदनाम दे दिया है, लेकिन शास्त्रीय और हिंदी अध्यापकों को इससे वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 1 माह का समय दिया गया है और बजट सत्र से पहले उनकी मांग को पूरा करने का समय दिया गया है, और यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो परिषद को दूसरे विकल्प के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारी 1985 के दशक से मांग चली है कि शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिया जाए। उस टीजीटी पदनाम देने के संदर्भ में आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले और शिक्षा सचिव जी से मिले, और हमने ये कहा कि आप पहले वित्त की समस्या को आड़े लाते थे, लेकिन अब वित्त की समस्या का कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि वित्त आड़े आ रहा है, तो अब हमें ये पदनाम मिल जाना चाहिए। तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने जो ज्ञापन दिया वो प्रधान सचिव शिक्षा को जो है उसी समय अग्रसर किया कि इस विषय को हम शीघ्र करेंगे, लेकिन ऐसा बार बार हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अब हम ऐसे आश्वस्त हैं कि यदि हमें मिल जाता है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन यदि ये पदनाम हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें अपना सौम्य रूप जो है वो त्याग करके जो है कुछ दूसरे विकल्प की ओर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से आशान्वित हैं कि सरकार हमें इस पदनाम को देगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा वालों को जब ये पदनाम दिया गया है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीजीटी हो सकता है तो हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाला क्यों नहीं हो सकता हिमाचल में, जब यहाँ की प्रथम और दूसरी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। सरकार को हमने ज्ञापन के माध्यम से 1 मास का अंतराल दिया है कि 1 मास के अंतराल में इस पर कोई सार्थक परिणाम आना चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होनी हो वो बैठक हो, उसमें हमारे प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। यदि वो नहीं होता है तो फिर हम बजट से पहले जो है दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।